आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वह है कि आपके खून की नसों में ब्लॉकेज का पता चल गया है। अब वो ब्लॉकेज कहीं भी हो सकते हैं, पैरों में, हाथों में, आपके सीने की नसों में। आपने एंजियोग्राफी की जांच करवा ली और आपके अंदर ब्लॉकेज निकले हैं। अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। एक पैनिक क्रिएट हो जाता है जैसे हमें पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार या हमारे नियर एंड डियर किसी के नसों में ब्लॉकेज निकल आया है। कई मल्टीपल एपिसोड्स में ये विस्तार से चर्चा करूँगा इसके बारे में। एक बार ब्लॉकेज का पता चल जाता है, उसके बाद हम कैसे अप्रोच करें इस प्रॉब्लम को, आज जानेंगे हम इसके बारे में। नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जब भी हमें ब्लॉकेज का पता चलता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम सबसे पहले बिल्कुल डिनायल की स्टेज में आ जाते हैं। मतलब हम ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते कि हमें इतना ब्लॉकेज निकल सकता है। तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि नहीं, मुझे ब्लॉकेज नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट गड़बड़ है, ये एंजियोग्राफी ठीक से नहीं हुई है, ये जांच ठीक से नहीं हुई है, ये हॉस्पिटल, मुझे कहीं और ये जांच करवा के देखनी चाहिए। ये एक कॉमन रिएक्शन है। फिर अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे ब्लॉकेज निकले हैं, हमारा दूसरा रिएक्शन होता है, हम अपने घर वालों से, अड़ोस पड़ोस से, अपने जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं, जिनके पिताजी ने, जिनके रिलेटिव ने कोई ट्रीटमेंट करवाया होता है, उनसे हम राय लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और उसका नतीजा क्या होता है? अलग अलग तरह की राय मिलती है। कोई कहता है ऑपरेशन करवा लो, कोई कहता है स्टेंट डलवा लो, कोई कहता है अरे दवा गोलियों से ठीक हो जाता है, कोई कहता है इंजेक्शन लगवा लो, कोई कहता है सिकाई करवा लो, कोई कहता है ये पैथी ले लो, कोई कहता है वो पैथी ले लो। केवल एक कन्फ्यूज़न का एक जाल खड़ा हो जाता है। अब गड़बड़ जहाँ शुरू होती है वो यह होता है कि हम अपने हिसाब से, हमारा दिमाग कितना ओपन है उस हिसाब से हम उस पैथी को चुन लेते हैं। जैसे अगर हमें एक डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, दूसरे डॉक्टर ने बताया कि दवाओं से ठीक हो जाएगा, और तीसरे ने बताया कि भाई एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। अगर हम बिल्कुल ही इस जिद पे अड़े हुए हैं कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे एंजियोप्लास्टी नहीं करवाना, हम उस इंसान के पास चले जाते हैं जो हमें दवाओं से ठीक करना चाहता है। ये हमारा बायस है, ये हमारा एक तरह का झुकाव है एक पैथी के लिए जो हमने निर्णय किया है। यह ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सही है, ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद हो। आपके लिए जो सही है उसका चुनाव करें, जो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में आपके जीवन की क्वालिटी निर्धारित करेगा। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि हमें सही गाइडेंस कौन देगा? जब भी आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि वो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति या तो स्वयं क्वालिफाइड है या उस व्यक्ति ने खुद ट्रीटमेंट लिया हुआ है उस चीज़ का, उसके पड़ोसी या उसके जानकार या उसके किसी मित्र ने नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें वेरीफाई नहीं हो रही हैं तो वो व्यक्ति सही नहीं है राय देने के लिए। तो वो कौन से स्पेशलिस्ट हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए जब आपको हार्ट की नसों में ब्लॉकेज का पता चलता है? आपको ये जानना है कि दो तरह के विशेषज्ञ होते हैं हार्ट की बीमारियों के। एक जिनको हम डीएम कार्डियोलॉजी कहते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं हार्ट के, और ये एंजियोग्राफी की जांच भी करते हैं और ये आपको स्पेसिफिक रूप से बता सकते हैं कि ब्लॉकेज कैसे हैं, कितने क्रिटिकल हैं और इनमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और दूसरा जो डॉक्टर्स का ग्रुप है जिनको हम कार्डियक सर्जन्स कहते हैं, या इन्हें जो डिग्री प्राप्त होती है ये MCH इन कार्डियक सर्जरी प्राप्त होती है। ये हार्ट की सर्जरी करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, इस तरह की सर्जरी करते हैं। ये दो विशेषज्ञ हैं जिनसे राय लेने के बाद ही आपको आपका फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि कम से कम 2 कार्डियोलॉजिस्ट और 2 कार्डियक सर्जन की राय लेके, इन चारों की अलग अलग राय लेके
और फिर आपको फाइनल जो इनका कॉमन राय होती है या इनमें जो सबसे मुख्य राय होती है वही राय को हमें फॉलो करना चाहिए। जब भी आप किसी से राय लेने जाते हैं तो आपको अपने साथ उस मरीज़ के एंजियोग्राफी की रिपोर्ट ही नहीं, एंजियोग्राफी की सीडी या वो वीडियो जो एंजियोग्राफी की बनाई गई है वो ज़रूर कैरी करना चाहिए, ज़रूर साथ में ले जाना चाहिए। साथ में मरीज़ की सारी रिपोर्ट्स, चाहे वो उसकी ईसीजी हो, चाहे उसकी इको की रिपोर्ट हो, उसकी ब्लड की सारी रिपोर्ट्स, और अगर उसको कोई लंबी बीमारी रही है या पुरानी कोई बीमारी रही है जिसका ट्रीटमेंट उसको चल रहा है या कभी चला था, कभी उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये सारे रिकॉर्ड साथ में रखने चाहिए। क्योंकि ट्रीटमेंट के डिसीज़न में कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों को जिसको हम महत्व नहीं देते उनका महत्व होता है। तो हमेशा ये सारे रिकॉर्ड लेके किसी भी विशेषज्ञ के पास जाएं। अब सवाल उठता है कि हमारे समाज में और भी विशेषज्ञ हैं जो क्लेम करते हैं कि वो हार्ट की बीमारी को ठीक करते हैं। पहला, ये वैध रूप से या लीगली सर्टिफाइड नहीं होते हैं। इनको हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने इनको लीगली सर्टिफाइड नहीं किया है कि ये हार्ट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी विशेषज्ञ के पास, चाहे जो मैंने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन ही नहीं, मान लीजिए कोई और व्यक्ति जो क्लेम करता है कि वो हार्ट की दवाइयों से या किसी भी पद्धति से ट्रीटमेंट करता है, हम उसके ट्रीटमेंट की विश्वसनीयता को भी जांचें। एक सामान्य व्यक्ति को यह जांचने में बहुत आसान है। आप उसके द्वारा ठीक किए गए 8-10 मरीजों से मिल लें, और अगर वो व्यक्ति यह क्लेम करता है कि वह ब्लॉकेज को खोल सकता है, तो आप यह ज़रूर उससे प्रश्न करें कि भाई इस ब्लॉकेज को खोलने की पद्धति के बाद उसकी एंजियोग्राफी क्या नॉर्मल आई थी। हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने दवाओं से या किसी और ऐसी पद्धति से जो कि वैज्ञानिक पद्धति से प्रूव्ड नहीं है, उससे पहले एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज थे और बाद में वो ब्लॉकेज बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। एक बार ब्लॉकेज 60-70% या इससे आगे बढ़ जाते हैं तो ये ब्लॉकेज, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनमें कैल्शियम जमा हो जाता है, ये ब्लॉकेज बहुत हार्ड हो जाते हैं और फिर इनको किसी मैकेनिकल पद्धति से ही खोला जा सकता है। इनको दवाई गोलियों से ठीक करना संभव नहीं है। एक और बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, यह बैकग्राउंड भी आपका बहुत स्पष्ट होना ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस जो है, हमारा आधुनिक विज्ञान जो है, वह एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें यह सबूत स्पष्ट रूप से प्रूव करना होता है, हमें ये दिखलाना होता है कि अगर हमने 100 मरीजों में ये ट्रीटमेंट दिया और 100 मरीजों में ये ट्रीटमेंट दिया तो इस ग्रुप में 90 लोगों को फ़ायदा हुआ, इस ग्रुप में केवल 20 लोगों को फ़ायदा हुआ, तो निश्चित रूप से ये जो है जिसमें 90 लोगों को फ़ायदा हुआ वो पद्धति कारगर है। हम इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। यह एक तरह की सांख्यिकीय पद्धति है। आपको ये समझना है कि ऐसे हज़ारों मरीजों पे दवाओं का या किसी भी पद्धति का ट्रीटमेंट करके और उनके आधार पे एक पूरे विश्व में एक गाइडलाइन तैयार होती है, एक रिकमेंडेशंस तैयार होते हैं। यह गाइडलाइन यह बताती है कि अगर फलां मरीज को इतने ब्लॉकेज हैं, उसको हार्ट का फंक्शन इतना है, उसके शुगर की बीमारी है तो ये ट्रीटमेंट है, शुगर की बीमारी नहीं है तो ये ट्रीटमेंट होगा, इसमें इसकी एंजियोप्लास्टी होगी, इसमें इसका बाईपास होगा या इसमें इसका केवल दवा गोलियों से ट्रीटमेंट चलेगा। अगर उसके हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है तो ये ट्रीटमेंट होगा, ब्लॉकेज इस जगह है तो ये ट्रीटमेंट होगा, इतने ब्लॉकेज हैं तो ये ट्रीटमेंट होगा। हर तरह की डिटेल जो है वो इन रिकमेंडेशंस में लिखी होती है, बिल्कुल क्लियर कट। तो यह एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में जो थेरेपी रिकमेंडेड हैं ये पूरे विश्व में फॉलो की जाती हैं, पूरे दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। और चूँकि अभी सालों से प्रैक्टिस करते हुए मैंने ये देखा है कि यह
निश्चित रूप से कारगर तकनीक है। और इसके बाद इस पद्धति से ट्रीटमेंट लेने के बाद, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो या दवा गोलियों से जहाँ रिकमेंडेशन है, मरीज़ की क्वालिटी जो है लाइफ की वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल जैसी हो जाती है। जब ये बहुत सारे ट्रायल करके, जब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करके जब गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, तो उसमें रिकमेंडेशंस की भी ग्रेडिंग की जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सामान्य नॉन मेडिकल व्यक्ति होने के नाते आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या ये रिकमेंडेशन जो आप ट्रीटमेंट हमें बता रहे हैं, क्या ये क्लास 1 इंडिकेशन है। क्लास 1 इंडिकेशन इस तरह से होते हैं, आप समझिए कि क्लास 1 इंडिकेशन का मतलब हुआ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह पद्धति फ़ायदेमंद है। इसमें भी और ग्रेडिंग होती हैं, लेकिन मोटा मोटा आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से, चाहे वो सर्जन हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई भी डॉक्टर जो आपको कि क्लास 1 इंडिकेशन है। आप चाहें तो वो गाइडलाइंस आप उनसे सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में मांग भी सकते हैं कि आप मुझे बताएं कि किस गाइडलाइन के आधार पर आप मेरा यह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कई बार हम जब कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन चुनते हैं, जैसे हमारे हार्ट की नसों में मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकले और हमने डिसाइड किया कि हमें ना ही स्टेंट डलवाना है, ना ही एंजियोप्लास्टी करवानी है, ना ही बाईपास करवाना है, हम तो कुछ दवा, कोई भी पद्धति इस दवा से ट्रीटमेंट लेते हैं। आपको यह भी समझना ज़रूरी है कि उस ट्रीटमेंट के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे डिसाइड करते हैं? एक सामान्य व्यक्ति जिसका बीमारी पता पड़ने से पहले, बीमारी होने से पहले उसका जैसा जीवनचर्या थी, अगर वो स्विमिंग करता था, जॉगिंग करता था, दौड़ भाग करता था, क्या उस ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या वो उसी तरह का जीवन बिता पाएगा? और अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर वो पद्धति या क्लेम करती है कि वो ब्लॉकेज खुल जाएंगे, तो क्या ये रिकमेंडेशंस में है, क्या ये गाइडलाइंस में है? और अगर नहीं है तो क्या वो व्यक्ति इस बात के लिए तैयार है कि कहीं भी हम जाकर एंजियोग्राफी करके दोबारा अगर चेक करें तो वो ब्लॉकेज वहाँ नहीं होंगे? तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने कॉमन सेंस का उपयोग करें और साथ में कुछ जानकारियों का भी उपयोग करें किसी भी डिसीजन लेने से पहले। हार्ट से संबंधित या शरीर के किसी भी नसों में ब्लॉकेज से संबंधित ट्रीटमेंट हमारे लाइफ की आगे की दिशा को तय करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न है और इसलिए जैसे हम कहते हैं कि हमारे आँख कान खुले रखकर, हमारे दिमाग के सारे ऑप्शंस खुले रखकर और किसी तरह के बायस को ना देखते हुए, हम क्या चाहते हैं इस चीज़ को इन्फीरियर रखते हुए यह हम देखें कि हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि जब आपको ब्लॉकेज निकलते हैं तो किस तरह से हमारा डिसीज़न मेकिंग या हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन चुनने का जो तरीका है वह हमारे खुद के बायस से प्रभावित होता है। दूसरा कि हमें किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए, उचित मेडिकल सलाह। और तीसरा कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस क्या होती हैं जिनके आधार पे हमारा ट्रीटमेंट तय किया जाता है। अब जो प्रचलित थेरेपीज़ हैं, जो हमारे समाज में हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ काम कर रही हैं जगह जगह, उनके बारे में विस्तार से एक एक करके मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।